हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 17 मई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम लोग सोर्सेज जो फोकस करने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। और इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में बिल्कुल डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशंस इन आवर अकेडमी देन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर, या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.bhadraesacademy.in। चलिए, सबसे पहले असम ट्रिब्यून से बहुत सारे आर्टिकल्स वैसे अगर देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, पहली बात तो राइट। दूसरा चीज़ है दैट अभी जो है ना, अभी से कुछ दिन में, जैसे कल दिमा हसाओ में हम लोगों ने देखा था फ्लड प्लस लैंडस्लाइड के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई, राइट। वैसे ही अभी ईटानगर के बारे में बताया गया है दैट ईटानगर में भी अगर देख लीजिएगा इसी टाइप के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स के कारण जो है घर के ऊपर बेसिकली लैंड आ जा रहा है एंड लोगों की मृत्यु हो जा रही है। एटलीस्ट 4 किल्ड देख रहे हो। और ऐसे ही मतलब अगर आप फ्लड के रिलेटेड देख लीजिएगा, उसमें तो एकदम लाइन लगा हुआ है, पूरा फ्लड 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 फ्लड, सिर्फ वही दिया हुआ है। लेकिन ठीक है, तो देखो मैं ये सबको न्यूज़ इन ट्रांजिशन मान रहा हूँ, ठीक है। अब बाद में क्या होगा दैट इनका कंपाइलेशन जो है मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेटाज होंगी तो एक साथ ही आपको करवा दूंगा, क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा देने से आप खुद ही अनॉय हो जाओगे। अरे यार डेली एक चीज पढ़ने को मिल रहा है, फ्लड फ्लड फ्लड, ठीक है। देखो अनडाउटेडली दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट फॉर यू हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट, तो उनके लिए क्या होता है ना, एक डोज में अगर सब कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस टाइप के न्यूज़ जो कि न्यूज़ इन ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज विल कवर दैट अप फॉर यू। नेक्स्ट इज वाइल्ड जंबो रेक्स हैवॉक इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ईटानगर में अगेन अरुणाचल प्रदेश का ये न्यूज़ है, वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स जो है ना उनको कहा जाता है वाइल्ड जंबो। लेकिन तो बाई चांस मैंने इसलिए इसको दिखा दिया ना, जिससे बाई चांस अगर हो सकता है दैट कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ऐसा कौन वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, आई कुडंट रिकॉल इट, राइट। बट कोई स्टेट सिविल सर्विसेज नहीं था वो, है ना, जनरल एग्जाम का था। बट यू नेवर नो ना यार, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ ले, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जंबोज एलिफेंट्स को कहा जाता है, राइट। और उनकी बेसिकली वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन मैन कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो ये सी चीज़ें बेसिक चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया दोस्तों, रिगार्डिंग एंग्लो इंडियन कोटा। एंग्लो इंडियन आपको पता है किसको कहते हैं? पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम कोटा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए दैट ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किया, राइट। अब क्या हो जाता था ना, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो क्या इंडिया में बस गए थे और उन्होंने इंडिया की लड़की से शादी कर लिया, ठीक है। मतलब ये जो फादर है वो ब्रिटिशर्स है या फिर कोई भी यूरोपियन है, वेदर इट बी डच, वेदर इट बी फ्रेंच, वेदर इट बी पोर्तुगीज, राइट, अकॉर्डिंग टू द रीजन जहाँ पे जिस रीजन में उन्होंने अपने कॉलोनीज बनाई थी। तो सोचो अंग्रेज पापा और इंडियन मम्मी, ठीक है। अब इनका जो बेटा हुआ ना या फिर बेटी कुछ भी हो, तो ये जो इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। समझ रहे हो बात, है ना। तो अभी तक क्या था ना दैट एंग्लो इंडियन का कोटा था इंडिया में, इंडिया के पार्लियामेंट में भी था और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में दिया गया था कोटा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कोटा ऑल टुगेदर हटा दिया गया। नाउ सवाल होता है क्या 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ और सिर्फ एंग्लो इंडियंस का ही कोटा को रिमूव किया गया है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। वैसे अगर कोटा देखिएगा SC STs को भी लेकिन मिलता है इस मतलब हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, बट उनके कोटा को बिल्कुल कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाया गया है, राइट। एंग्लो इंडियंस के कोटा को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो एंग्लो इंडियंस की अगर बात करें ना, ऐसा बोला ही गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, ये लिखा ही हुआ था दैट ये इंडेफिनिट टाइम के लिए तो नहीं है ना, ये रिजर्वेशन ये लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है। और अभी अगर देख लो यार 70 साल हो गए ऑलरेडी भाई, है ना। दे आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड 100% टू आवर इंडियन सोसाइटी, राइट। उनकी हिंदी आपसे भी अच्छी होगी शायद, है ना, या फिर रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो वही ना बोला जा रहा है दैट वो लोग जब 100% इंटीग्रेट हो गए तो अब काहे का एंग्लो इंडियन, है ना। ये सरकार के द्वारा जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। वैसे क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन फाइल किया गया था कुछ एंग्लो इंडियंस के द्वारा दैट देखो हमारे रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से हटा दिया गया है, तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं दैट उसको फिर से रिवाइव किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए यह सुना गया था। वैसे ध्यान रखिएगा ये जो किया गया था ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, याद रहेगा, जहां पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली बोला गया दैट SC और STs का जो रिजर्वेशन है वो तो कंटिन्यू रहेगा,
बट एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन दिया जाता है लोकसभा एज वेल एज स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनको हम लोग रद्द कर रहे हैं, राइट। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू दिया गया था? आर्टिकल 334, ठीक है। उसी में एससी एसटीज एज वेल एज एंग्लो इंडियंस की जो है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में ये की गई थी, बट दैट हैज सीज इन टू इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, दैट इज 25 जनवरी 2020, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी कोटा एंग्लो इंडियंस को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियंस भी दिया हुआ है, दैट देखिए बताया गया दैट ये पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हर मेल प्रोजेनेटर्स आर इन द लाइन ऑफ यूरोपियन डिसेंट, ठीक है। मतलब दे मे बी यूरोपियन बोला गया है, मतलब ब्रिटिश भी हो सकते हैं, फ्रेंच भी हो सकते हैं, डच भी हो सकते हैं, या फिर आपका जाके पोर्चुगीज भी हो सकते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर अभी तक देखिएगा क्या होता था, आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतना पावर था दैट वो लोकसभा में, है ना, कोई 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आप ध्यान देना, नॉमिनेट करना था उनको, ठीक है। वैसे ही गवर्नर को भी इतना पावर मिला हुआ था दैट वो स्टेट के लेजिस्लेचर में, अगर उस स्टेट में एंग्लो इंडियंस है तो एक कोई एंग्लो इंडियंस को लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है। और 10th शेड्यूल आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? एंटी डिफेक्शन। 10th शेड्यूल के बारे में भी उनके बारे में दिया हुआ था दैट अगर कोई एंग्लो इंडियंस को या तो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में नॉमिनेट किया जाए या तो गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटर में नॉमिनेट किया जाए, अगर वो पहले 6 महीने जब से नॉमिनेट किया गया 6 महीने के अंदर अगर वो कोई भी स्टेट पार्टी मतलब या स्टेट या फिर नेशनल पार्टी को उस स्टेट में या फिर लोकसभा में अगर ज्वाइन कर लेता है तब तो वो पार्टी का मेंबर हो जाएगा, बट 6 महीना के बाद लेकिन वो नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज वो भी एंटी डिफेक्शन के घेरे में आ जाएगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है? ठीक है। ये सब कुछ चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। और से फॉर एग्जांपल कोई एंटी एंग्लो इंडियन अगर वो एक पार्टी से फॉर एग्जांपल कांग्रेस से जुड़ गया, ठीक है। अब कांग्रेस के विप जो भी बोलेंगे ना वही इस वाले बंदे को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ही इज नो मोर ही इज ऑल टुगेदर इंक्लूडेड इन दैट पार्टी, राइट। तो उस पार्टी के विप जो भी डायरेक्शन देंगे उसको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर से इनका एंटी डिफेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट चलो ये सब तो प्रोविजन अभी तो नलीफाई हो गया, क्यों? क्योंकि अभी तो सरकार ने इसको ऑल टुगेदर एक 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म ही कर दिया गया, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। अभी देख रहे हो, पता है इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छे न्यूज़ हम लोग देखने को मिलता है। क्यों? अरे यार द हिंदू में भी मतलब कुछ वैसे तो ठीक ठाक रहते हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस का अनडाउटेडली यार क्वालिटी न्यूज़ हमें देखने को मिलता है। एनीवेज, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में न्यूज़ था, राइट। अब क्यों न्यूज़ था उतना ध्यान मत दीजिए, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा दैट ये पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से तो आप इसको रिलेट कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स और उनके रेमेडीज से इसको इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि अर्बनाइजेशन अगर हो रहा है मतलब गरीब लोग भी तो ऑफकोर्स बड़े बड़े रीजन्स में आ रहे हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो उनको भी तो घर चाहिए ना। क्या वो लोग स्लम्स में रहेंगे? क्या स्लम्स में रहने से अलग रिपरकशंस होती है उनकी, ठीक है। तो एनीवेज, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसलिए लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। ये मिशन मोड में लॉन्च किया गया था फ्रॉम द ईयर 2015, जिसका इन्विजन यही था दैट 2022 तक जब हमारा नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहा होगा तब तक हाउसिंग फॉर ऑल इंश्योर हो जाना चाहिए। यही नहीं, स्लम एरियाज में जो रहते हैं ना उनको भी रिहेबिलिटेट करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है अफोर्डेबल हाउसिंग टू द वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। और ये कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एज वेल। इनफैक्ट यही नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना वो इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। सब्सिडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू द बेनिफिशियली लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर इनहांसमेंट। मतलब से फॉर एग्जांपल पहले से आपका अगर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप एलिजिबल हो टू गेट फंड अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो उसके तहत आपको फंड भी दिया जाएगा और इंडिविजुअल वे में, ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट भी इसमें है प्रोविजन, बट ध्यान दीजिएगा ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोविजंस है वो सेंटर सेक्टर स्कीम है, बट डिफरेंट अदर जो प्रोविजंस हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मतलब सेंटर भी कुछ पैसा देगी, स्टेट भी कुछ पैसे देगी,
बट क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो कंपोनेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब से फॉर एग्जांपल आपका घर है और भी आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो उसके तहत आपको पैसे दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, और केंद्र सरकार बोलेगी दैट हाँ भाई इतना टाइम तक आप हमें लौटा भी देना विथ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट में सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट भी दोस्त माफ करना, ये असम ट्रिब्यून से नहीं लिया गया, ठीक है, दिस मिसलेनियस। एनीवेज, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बोला गया, एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में बोला गया है। क्यों ये न्यूज़ में? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है दैट इंडिया का पार्टिसिपेशन अगर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन है क्या? ये देखो, ये इंडियन ओशन वाला रीजन और ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन को कहते हैं इंडो पैसिफिक ऑल टुगेदर, राइट। कहा जाता है ना दैट यूएस पेवट टू दिस रीजन एशिया, उसी को इंडो पैसिफिक का नाम दिया गया, ठीक है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन के तहत बेसिक जो एम है वह यही एम है यूएस का, दैट कैसे चाइना का जो दबदबा इस रीजन में बढ़ रहा है उसको कैसे निगेट किया जा सके। और आपको पता है दैट चाइना और रशिया तो अभी एलाई बन गए 100%, राइट। तो एकमात्र जो बहुत बड़ा पावर है वह है इंडिया। और इंडिया का जब मैं बड़ा पावर बोल रहा हूं ना दोस्तों, आप ये मान के चलिए जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूजुअली ये डेवलप्ड रीजन्स है, राइट। बट मिलिट्रीली हम लोग जितने सक्षम हैं, हम लोग जितने आत्मनिर्भर है, ये लोग उतने आत्मनिर्भर नहीं है। जापान की अगर बात कीजिएगा ना, वो लोग पैसे देते हैं यूएस को अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। आप खुद समझ पा रहे हो, ठीक है, ऐसा हाल है जापान में, ठीक है। मतलब कल को अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो वो यूएस के मतलब डिस्क्रिप्शन में रहेगा दैट वो यूएस उसको अटैक रिवर्ट बैक करे क्या नहीं। समझ रहे हो बात? इतना ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ चीज़ है। एनीवेज, वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे बोला गया है दैट अगर इंडिया इसमें इंक्लूड हो जाती है तो अनडाउटेडली वॉशिंगटन दैट इज़ यूएस को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसी के लिए इंडिया के एंट्री के लिए प्रायोरिटाइज किया जा रहा है दैट क्यों ना इंडिया के लिए कुछ कुछ फ्लेक्सिबल प्रोविजंस रखा जाए जिससे आराम से इनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके, राइट। अंडर दिस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कैन ज्वाइन IPEF विदाउट नेसेसरीली ज्वाइनिंग ऑल द 4 पिलर्स ऑफ द फ्रेमवर्क। और वो 4 पिलर्स है क्या, पहले ये दिख लेते हैं। एक है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, है ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। चलो इसमें तो इंडिया साथ है, इसमें इंडिया साथ है टू एन एक्सटेंट। इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस भी इंडिया साथ है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा दैट सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव इंडिया और जापान के बीच में चल ही रहा है, राइट, टू काउंटर चाइना ऑफ कोर्स। बट ये जो है ना फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, तो इसका डेफिनेशन अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब देखो, फेयर ट्रेड अगर हम हमारे तरफ से देखोगे तो हम वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग स्टेज, राइट। तो हम लोग को डेवलप्ड जो विदेश में हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, USA, वैसा डेवलपमेंट तो हमारे देश में नहीं है ना। तो आप सेम एंगल में USA को और इंडिया को नहीं तोल सकते हो। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड का डेफिनेशन अलग है। बट USA चाहती है तब भी दैट ठीक है, इसमें कुछ रियायत ही इंडिया को क्यों ना दिया जाए, बट इंडिया का इंक्लूजन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाभदायक है। वैसे IPEF दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसको अनाउंस किया गया था सन 2021 में, 2021 में। और इसका मेन एम यही है दैट कैसे रीजनल स्टैंडर्ड्स सेट किया जाए इन एरिया ऑफ कॉपरेशन, राइट। और मेनली जो यूएस किसके साथ कॉपरेशन कर रही है यहाँ पे, एशियन के 10 मेंबर स्टेट्स के साथ, राइट। एशियन के 10 मेंबर स्टेट्स कौन है बताइए तो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, द फ्रेमवर्क इज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस आंसर टू क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक कमिटमेंट। देखो, अब यूनाइटेड स्टेट्स का भी तो इकोनॉमिक कमिटमेंट है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, वही उसी के तहत बेसिकली यह लॉन्च किया गया है, जिसका मेन काम यही है दैट इनकरेज करना रीजनल इकोनॉमीज को, और साथ ही साथ चाइनीज मार्केट से कैसे डिकबल किया जा सके। क्योंकि देखो, अभी अगर इंडिपेंडेंसी मतलब देखोगे ना, हर एक देश जो कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जी हाँ, इंडिया के बारे में भी बात कर रहा हूँ। आप देख लेना, ट्रेड हर साल बढ़ते जा रही है चाइना के साथ। क्यों पता है? ये हम लोग का ही गलती है ना। वो गलती क्या है दैट हम लोगों ने ही पहले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान नहीं दिया, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले गया चाइना, है ना, वो बल्ले बल्ले पीट रहा है ना। हर सेक्टर में देखिए धड़ाधड़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है चाइना, धड़ाधड़।
उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा, अब ऐसा थोड़ा ना इंडिया के पास नहीं है, बट इंडिया ने किया नहीं, उस चीज़ों में ध्यान नहीं दिया है, रादर रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया इंडिया ने। बट इंडिया अभी सोच रही है आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत कैसे अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। जैसे आप रिसेंटली आपने सुना होगा दैट इंडिया ने बाहर से ड्रोन को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। हाँ, ड्रोन का रॉ मटेरियल्स हम ज़रूर इंपोर्ट करेंगे, है ना, जैसे चिप्स चाहिए, कुछ भी अगर डिवाइस का कुछ भी पार्ट्स चाहिए वो सब ज़रूर करेंगे, बट एज अ ड्रोन पूरा नया वाला ड्रोन हम नहीं करेंगे। हाँ, मिलिट्री के लिए छोड़ दिया गया ऑफ कोर्स, मिलिट्री चीज़ों के लिए, बट हाँ अगर जनरल लेवल में अगर आप ड्रोन खरीदना चाहता है ना फॉर द टाइमिंग, या तो पुराने में जो स्टॉक्स में पड़ा हुआ वो अगर हमें मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू परचेज दोज ड्रोन्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट। सो लाइक वाइज एक ही सेक्टर में नहीं, धीरे धीरे इंडिया अलग अलग सेक्टर में काम भी कर रही है, ठीक है। 4 पिलर तो आपने देख लिया। अब स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन का इंडिया में। अब देखो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यार इंडो पैसिफिक जो है ये एक मल्टीपोलर रीजन है दैट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड पॉपुलेशन। जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है, छोटा मोटा रीजन थोड़ा ना है। देखो ना, बड़े बड़े 2 कंट्रीज तो यहीं पर है, चाइना, इंडिया, ठीक है, और भी मेजर जो कंट्रीज है जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब भी तो इसी रीजन में है ना। तो मिनरल रिसोर्स भी अगर देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैरिटाइम मिनरल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जिसको अभी तक अनटैप्ड रीजन है, जैसे ऑफशोर ऑयल, ऑफशोर गैस, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देख लेना इस रीजन में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड्स ग्रोथ, राइट, ओवरऑल, है ना। कॉमर्स अगर देखोगे तो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर द चोक पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। जैसे क्या है, स्टेट ऑफ मलाक्का, यहाँ से ये देखो इस रीजन से स्टेट ऑफ मलाक्का लाई करता है ना। तो इसी चोक पॉइंट को कल अगर सोचो इंडिया ने बंद कर दिया तो चाइना की तो बैंड बच जाएगी, है ना। इसीलिए चाइना ने यहाँ से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिससे कल को अगर इंडिया ने कुछ इधर हरकत किया तो चाइना के लिए दूसरा ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। समझ रहे हो बात, यही चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सोर्स इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया दोस्तों, अगेन ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट IFPRI, इंडियन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जिसका थीम है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम। देखो क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम 2022 का है, ठीक है। ऑफ कोर्स GS3 फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वर्ल्ड के रिलेटेड फाइंडिंग्स दी गई हैं, कुछ इंडिया के रिलेटेड फाइंडिंग्स दी गई हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। कहा जा रहा है दैट इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है ना वो ड्रॉप होने वाला बाई 16% एंड द नंबर ऑफ दोज हु आर इन द रिस्क ऑफ हंगर ये भी इंक्रीज हो सकता है बाई 23% बाई 2030। ये किस लिए? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हाउएवर बोला जा रहा है दैट क्लाइमेट चेंज जो है ना ये इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा एवरेज कैलोरी कंजम्पशन ऑफ इंडिया को। हाँ, प्रोडक्शन भले ही घट जाए बट एवरेज कैलोरी जो है ना वो लेकिन बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगेन सरकार के द्वारा प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ों में। ग्लोबल सिनारियो की बात की जाए तो बोला गया ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो भी ग्रो होगा बाई अबाउट 60% ओवर द 2010 वाला लेवल। अगर कब तक ये इंक्रीज होगा? बाई 2050। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज परसिस्ट करता रहे, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ग्रोथ पर कैपिटा कंजम्पशन लेवल जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज में वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर देख लोगे वो लेकिन कम ही रहने वाला है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान ही ले लो, राइट, बांग्लादेश, तो ये सब क्या है ना, चाइना, ये सब बड़े बड़े देशों की कंपैरेटिव लेकिन हमारा कंजम्पशन कम ही रहने वाला है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिमांड जो है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू ग्रो मोर रैपिडली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जी हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा ये प्रोडक्शन और डिमांड। और डाइट जो है ये भी शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द हाई वैल्यू फूड इंक्लूडिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, एनिमल सोर्स फूड्स, आउटस्टैंडिंग ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। रिकमेंडेशंस कुछ दिए गए इसमें, जैसे R&D में हमें फोकस करना चाहिए, गवर्नेंस को फोकस करना चाहिए, जैसे रिसोर्सेज का डिस्पैच या फिर रिसोर्सेज के रेगुलेशंस में, है ना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा टाइटन करना चाहिए। हेल्दियर डाइट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्शन के पीछे फोकस करना चाहिए, जैसे नेचुरल फार्मिंग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। बोला जा रहा है स्ट्रॉन्गर वैल्यू चेन को हमें प्रमोट करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिल स्मार्ट फाइनेंस सिस्टम जो है वो सेटअप करके उसके आधार पर ही बेसिकली कोई भी देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अच्छे अच्छे बातें, ब्राउनी पॉइंट्स आपके लिए किए गए थे। नेक्स्ट इज MCQs आ जाते हैं दोस्तों। कल कुछ MCQs आपको पूछा गया था, जैसे पहला था रिगार्डिंग देवाश्यम पिल्लई,
राइट पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा वाला स्टेटमेंट 28 ईयर्स नहीं भाई, कुछ सालों में ही तो इनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था, ठीक है। सो ऑफकोर्स दिस वॉज रॉन्ग, जानबूझ के ये थोड़ा टफ क्वेश्चन को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन ए वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया था 5 मेंबर बॉडी है, नहीं गलत है। होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है शेड्यूल करती है, नहीं बाई इलेक्शन, ना 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 ना, ये भी गलत है, ऐसा बोला ही नहीं गया था ऑफ कोर्स। और तीसरा वाला, जी हाँ तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है, स्प्लिट मर्जर जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही देखा जाता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का, राइट। तो डी वॉज आंसर। नेक्स्ट इज RFID के बारे में बोला गया था, 2 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला गया था वो तो सही था, रेडियो, ठीक है, सिग्नल। एंड दूसरा था दैट ये टेक्नोलॉजी जो है ये वर्क करता है इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, नहीं नहीं, इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं काम करता है ये, ठीक है। सो ऑफ कोर्स पहला वाज द आंसर, ठीक है। तो AD वाज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये दिया नहीं हुआ है, बट हाँ जितने लोगों ने भी सही दिया था वो सही ही आप लोगों ने मार्क किया था, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने देख लिया था, आई हैव सीन माई सेल्फ। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना। तो इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का? इन सितु स्लम डेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशियरीज लेड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और इन्हांसमेंट। बताइए कौन सा इसमें इंक्लूडेड है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 to 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 334 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिजर्वेशन या फिर नॉमिनेशन बतलाता है किस किस के बारे में, SC, STs या फिर एंग्लो इंडियंस। तो आपको करेक्ट जो है कोड यूज़ करना है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रिसेंटली ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, बाई विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा बताइए? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से 4 में से कौन सा सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर लिखिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। कहा जा रहा है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है यूरेशियन स्पेस में, ठीक है। इस स्लाइड में डिस्कस कीजिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया का, दैट इंडिया कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को SCO के थ्रू फुलफिल कर सकती है। तो ऑफकोर्स SCO के बारे में आपको पहले तो लिखना है, और इंडिया का अपॉर्चुनिटी SCO से कैसे रिलेट हो सकता है उसको आपको अलग अलग डायमेंशंस खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहले ये सब मत देखिए, जैसे रीजनल सिक्योरिटी के सेक्टर में कैसे कीजिएगा, कनेक्टिविटी के सेक्टर में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग अपने हॉस्टाइल कंट्रीज जैसे दैट इज नेबर्स हम बोल सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के तरह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डील कर सकते हैं, कैसे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इंश्योर किया जा सकता है, कैसे स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ाया जा सकता है इस पूरे रीजन में विद द हेल्प ऑफ द सिक्योर इनिशिएटिव, राइट। और सिक्योर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म इस टाइप से अगर लिखोगे ना तो क्या होगा ना दैट इस टाइप के यूजुअली कोई लिखते नहीं है, ठीक है। तो आप अगर लिखिएगा तो द एग्जामिनर विल फील लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने कुछ इनोवेशंस लाया, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ब्राउनी पॉइंट फॉर यू टू गेट मोर नंबर्स, है ना। एनीवेज चैलेंजेस भी आपको लिखने पड़ेंगे, दैट किस किस रीजन में चैलेंजेस है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया ने ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं किया, बट दूसरे अदर कंट्रीज ने कर लिया है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है ही, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब सेक्टर्स में आप काम करके अपने आंसर्स को इनहांस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।